गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर ग्रेविटेशन। जो ग्रेविटेशन टर्म है इसको हम पहले समझते हैं। न्यूटन ने सबसे पहले बताया कि इस यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल हो वो दूसरे पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई करेगा और वो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो दूसरे सभी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ब्लैक मार्कर इस ब्लू मार्कर पर भी एक फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो फोर्स हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्शन का होगा। यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल हो वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि कोई भी पार्टिकल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और जो अट्रैक्ट करेगा जिस फोर्स के साथ, उस फोर्स को कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन ने हमें एक रूल बताया है, एक लॉ बताया है, एक लॉ बताया है हमें, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा या इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। फाइनली हम यहां एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि यूनिवर्स के सभी सब्सटेंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के साथ। जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यदि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़े तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने बताया कि इस यूनिवर्स में जो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा वो डिपेंड करेगा दोनों ऑब्जेक्ट के मास पर और उनके बीच की डिस्टेंस पर। उन्होंने ये बताया कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या प्रोपोर्शनल होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि दो ऑब्जेक्ट का मास यदि ज्यादा है तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा और यदि डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। पहले हम न्यूटन की स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद फिर इसको समझते हैं। न्यूटन ने कहा कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर attract every other particle with a force that is directly proportional to the directly proportional of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो न्यूटन ने हमें बताया कि दो यूनिवर्स के कोई भी पार्टिकल हैं वो हमेशा एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के प्रोडक्ट के मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली फॉर्म में हम समझते हैं। हमने मान लिए ये दो ऑब्जेक्ट है,
एक ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट बी। अब इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली r। इस ऑब्जेक्ट का मास m1, इस ऑब्जेक्ट का मास m2। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स क्या होगा? दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करें तो ये आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मैं इसको यहां साइड में लिखता हूं, क्या आ जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या करेंगे? एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे। वो कांस्टेंट न्यूटन ने यहां पर माना है कैपिटल G। ये आ गया हमारा फॉर्मूला किसको कैलकुलेट करने का? ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने का। जो ये G है, इस G को न्यूटन ने कहा ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बाद इसकी उन्होंने वैल्यू भी बताई कि इस कांस्टेंट की वैल्यू कितना होगी। 6.673 इंटू 10 की पावर -11 इसकी वैल्यू है। और उन्होंने यूनिट भी बताई, और इसकी यूनिट जो है वो बताई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो अब तक हमने जाना कि न्यूटन ने बताया कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करेगा? उनके मास पर डिपेंड करेगा और उनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। मास उनके ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। पहले ही हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में पढ़ा, फिर अब उसको हमने समझ लिया एक मैथमेटिक्स की फॉर्म में, एक फॉर्मूले के फॉर्म में। हमने क्या किया? मान लिया दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट बी। ए का मास m1, दूसरे का मास m2 मान लिया, बीच की डिस्टेंस r मान ली। प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट के, वो लिख लिया F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। दोनों को कंबाइन किया, ये आ गया। यहां पर प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट लिया, वो कांस्टेंट आ गया कैपिटल G। न्यूटन ने क्या बताया? कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितना बताई? 6.673 इंटू 10 की पावर -11 बताई, और यूनिट क्या बताई? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। और यहां पर फाइनली बस आप एक बात और नोट करके रखना, मैं इसको रफ करके लिखता हूं। एक बात और आप यहां पर नोट करके रखना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है मीडियम पर। तो यहां पर उन्होंने बताया कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कैसा मीडियम है, एयर है, वैक्यूम है, कोई अनदर मीडियम है, उस पर डिपेंड नहीं करता। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा ही लगेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कब कितना फोर्स लगेगा कुछ ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।